नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स। इस पेपर में विश्व के प्रमुख देशों के संविधान के बारे में, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन, रशिया, इनके बारे में। और पहली यूनिट है हमारी ब्रिटिश संविधान और इसका ये टॉपिक हमारे वीडियो का है ब्रिटिश कॉमन सभा, जिसे लोक सदन भी बोला जाता है और हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोला जाता है। इसके तहत हम देखेंगे कि इसकी रचना और संगठन, इसके अधिकार एवं कार्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश कॉमन सभा, हाउस ऑफ कॉमन्स या लोक सदन। लोक सदन ब्रिटिश संसद का प्रथम सदन है जिसमें जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। व्यवस्थापिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग लोक सदन ही करता है और न्यूमैन ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि संसद की प्रभुसत्ता लोक सदन में निवास करती है। कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स या लोक सदन की रचना की बात करें तो पहला पॉइंट है इसे समझने के लिए सदस्य संख्या तथा वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचन। कॉमन सभा एक निर्वाचित सदन है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 646 निर्धारित की गई है, 646, और 2003-04 में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं के पुनर्निर्धारण से पूर्व सदन की सदस्य संख्या 659 थी। निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो ब्रिटेन में पहले कुछ बहुल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी थे, किंतु वर्तमान में सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य ही हैं। लोक सदन के एक सदस्य द्वारा लगभग 75,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। 75,000 मतदाताओं पर एक निर्वाचन क्षेत्र गठित किया जाता है। सदस्यों के लिए योग्यताओं की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन का नागरिक होना चाहिए, 21 वर्ष की आयु कम से कम उसकी हो, ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 21 वर्ष तो कम से कम होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। मतदाताओं की सूची में उसका नाम अवश्य होना चाहिए। ब्रिटेन में कोई भी उम्मीदवार किसी भी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए आवश्यक नहीं कि वह उसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो जिसमें वह चुनाव लड़ रहा है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड चर्च के पादरी तथा रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी, स्कॉटलैंड तथा ब्रिटेन के पीयर, सरकार से ठेका लेने वाले व्यक्ति तथा राजमुकुट के अधीन पद धारण करने वाले व्यक्ति लोक सदन के चुनाव में उम्मीदवार नहीं हो सकते। ये लोग नहीं हो सकते। इसी प्रकार शेरिफ एवं कुलीन जनतंत्र भी लोकतंत्र का चुनाव नहीं लड़ सकते। कार्यकाल की बात करें तो ये 5 वर्ष का निर्धारित किया गया है। कॉमन सभा का कार्यकाल, इसे प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 वर्ष से पूर्व भी भंग किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर कॉमन सभा की अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। लोक सदन के अधिकार और कर्तव्यों की बात करें तो इन्हें हम विधायी, वित्तीय, कार्यपालिका आदि में बांट करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है विधायी कार्य। विधि निर्माण के क्षेत्र में कॉमन सभा की शक्तियां बहुत व्यापक हैं। ब्रिटेन में किसी भी विषय पर कॉमन सभा द्वारा कानून बनाया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से एक विधेयक को कानून बनाने के लिए कॉमन सभा की, लॉर्ड सभा की और सम्राट की स्वीकृति की आवश्यकता है। इसमें राजा की स्वीकृति केवल नाम मात्र की है और जहां तक लॉर्ड सभा का प्रश्न है वह किसी भी सामान्य विधेयक को 1 वर्ष से अधिक विलंबित नहीं कर सकती है। 1 साल के अंदर अंदर उसको कानून बनाना पड़ता है उस पर कोई विषय आ गया तो। इस प्रकार कॉमन सभा इंग्लैंड में उच्चतम कानून बनाने वाली संस्था है तथा विधायन संबंधी सर्वोच्चता का उपयोग कॉमन सभा या लोक सदन ही करती है। वित्तीय कार्यों की बात करें तो राजकीय वित्त पर लोक सदन का पूर्ण नियंत्रण है, क्योंकि धन संबंधी विधेयक केवल लोक सदन में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। धन विधेयक के संबंध में लोक सदन को लॉर्ड्स सभा की अपेक्षा बहुत अधिक अधिकार प्राप्त हैं। लॉर्ड्स सभा इसका दूसरा सदन है। जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा है, वहाँ पर लॉर्ड्स सभा है। प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में वित्त मंत्री लोक सदन के समक्ष वार्षिक आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं, जो उसके द्वारा स्वीकृत होने पर आगामी वर्ष की आय तथा व्यय का निश्चय करता है।
कोई भी व्यय बिना लोक सदन की अनुमति प्राप्त किए नहीं किया जा सकता है। कोई नया कर उस पर उस समय तक नहीं लगाया जा सकता है, कोई नया कर, और न वसूल किया जा सकता है जब तक कि लोक सदन उसको स्वीकार नहीं कर लेता है। अब बात करें लोक सदन द्वारा राजकीय वित्त पर नियंत्रण के साधन, तो उसके पॉइंट हैं कि पहला पॉइंट है कि किस तरह से लोक सदन राजकीय वित्त पर नियंत्रण रखता है। उसका पहला साधन है धन विधेयकों का प्रस्ताव। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं और लोक सभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाता है। दूसरा है स्वीकृति, तो लोक सदन की स्वीकृति के अभाव में किसी भी मद पर व्यय नहीं किया जा सकता है। तीसरा है कर लगाना, तो लोक सदन की स्वीकृति के बिना कोई नया कर नहीं लगाया जा सकता और न ही कोई कर जनता से वसूल किया जा सकता है। व्यय की मदों में घटत बढ़त करना, लोक सदन को ही व्यय की मदों में घटत या बढ़त करने का अधिकार प्राप्त है। अगला पॉइंट है संचित निधि पर अधिकार। संचित निधि में से कोई धन तब तक व्यय नहीं किया जा सकता जब तक कंट्रोलर जनरल की अनुमति नहीं ले ली जाए, और कंट्रोलर जनरल की नियुक्ति लोकसभा के द्वारा ही की जाती है या लोक सदन के द्वारा ही की जाती है या हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा ही की जाती है। ये सब एक ही संस्था के नाम हैं। छठा पॉइंट है कि धन के व्यय पर नियंत्रण। लोक सदन इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि धन उसी प्रकार व्यय किया जाए जिस प्रकार से उसे पारित किया है। धन के अपव्यय पर उचित कार्रवाई का अधिकार। ऑडिटर जनरल इस बात का पूर्ण ध्यान रखता है कि सार्वजनिक धन के विषय में किसी प्रकार की अनियमितता या गोलमाल तो नहीं है। यदि किसी प्रकार की अनियमितता उसे मिलती है तो उसे वह सभा या लोक सदन के सामने प्रस्तुत करता है। तो ये हो गए हमारे वित्तीय कार्य। अब कार्यपालिका पर नियंत्रण, तीसरा पॉइंट, लोक सदन का तीसरा कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री कॉमन सभा में बहुमत दल के सदस्य होते हैं और अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। सभा के सदस्य मंत्रिमंडल पर अनेक तरीकों से नियंत्रण रखते हैं, जैसे प्रश्न पूछकर, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव रखकर, जैसे काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, आश्वासन समिति में दर्ज मंत्रियों के आश्वासनों के रिकॉर्डों के पूरा न होने की स्थिति में इस ओर ध्यान आकर्षित कर आदि तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। लेकिन व्यवहार में दलीय अनुशासन के कारण कोई भी सदस्य सदन में दल की नीतियों का विरोध नहीं करता। इस कारण यह नियंत्रण केवल सैद्धांतिक रह गया है, व्यवहार में वहां मंत्रिमंडलीय तानाशाही है। चौथा पॉइंट है जनता की शिकायत दूर करना। लोक सदन का एक अन्य कार्य है जनता की शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना और इन शिकायतों को सुनना तथा उनको दूर करने का प्रयत्न करना। लोक सदन में सरकार द्वारा जनता पर किए गए अन्याय तथा अत्याचार रखे जाते हैं, उन पर विचार किया जाता है और सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करते हुए मंत्रियों से प्रश्न और पूरक प्रश्न किए जाते हैं जिनका मंत्रियों को उत्तर देना पड़ता है। पांचवा कार्य है इसका प्रजातंत्र का रक्षक। तो लोक सदन या हाउस ऑफ कॉमन्स प्रजातंत्र की रक्षा का काम भी करता है और लोक सदन में चलने वाला वाद विवाद जनता को राजनीतिक शिक्षा देता है, शासन को अत्याचारी नहीं होने देता है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है और लोकतांत्रिक नेतृत्व को जन्म देता है। छठा पॉइंट है प्रशिक्षण स्थल। तो ये भी इसका अधिकार है। कॉमन सभा को जनता की अपेक्षाओं, इच्छाओं तथा भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। संसद सदस्य जनता की शिकायतों को सदन में उठाते रहते हैं तथा सदन में इसके निवारण हेतु प्रयत्न किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में जनता की शिकायतों को दूर करना कॉमन सभा का प्राथमिक कार्य है। तो उपयुक्त विवरण से विस्पष्ट होता है कि विधायन संबंधी सर्वोच्चता का उपयोग कॉमन सभा करती है, संसद सहित साम्राज्ञी या लोड सभा नहीं। अर्थात कॉमन सभा को विधायी व प्रशासनिक क्षेत्र में व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। अब हम बात करते हैं कॉमन सभा के अध्यक्ष के प्रमुख कार्यों के विवेचन कीजिए। डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इसको हम देखते हैं, या फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ब्रिटिश स्पीकर। लोक सदन का अध्यक्ष या स्पीकर। लोक सदन का अध्यक्ष पद उतना ही प्राचीन है जितना कि लोक सदन। लोक सदन के अध्यक्ष का प्रमुख कार्य है लोक सदन की कार्यवाहियों का नियमित ढंग से संचालन करना। स्पीकर के निर्वाचन की बात करें तो प्रारंभ में लोक सदन के अध्यक्ष की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती थी, किंतु वर्तमान में लोक सदन द्वारा उसका निर्वाचन होता है और राजा की स्वीकृति मात्र एक आवश्यक औपचारिकता है। अध्यक्ष के निर्वाचन में प्रधानमंत्री मुख्य रूप से भाग लेता है,
किंतु इस संबंध में प्रधानमंत्री विरोधी पक्ष के नेता से आवश्यक परामर्श लेता है और यथासंभव ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाता है जिस पर दोनों पक्षों को आपत्ति न हो। इस प्रकार अध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध होता है। अब स्पीकर के कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो पहला है लोक सदन की अध्यक्षता करना। स्पीकर लोक सदन के अधिवेशनों का सभापतित्व करता है तथा सदन की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है। दूसरा है वाद विवाद का संचालन करना तथा उसे सीमित करना। तो वर्तमान समय में लोक सदन के कार्य बहुत बढ़ गए हैं और सदन के पास सीमित समय रह गया है, अतः प्रत्येक प्रस्ताव पर उचित ढंग से वाद विवाद हो, यह कार्य स्पीकर को देखना होता है। और मंत्रिमंडल की ओर से किसी मंत्री के बोलने के बाद स्पीकर विरोधी दल के प्रवक्ता को बोलने के लिए आमंत्रित करता है। तीसरा है सदन में व्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखना। तो सदन की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से स्पीकर सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखता है। अशांत सदन में जब स्पीकर खड़ा हो जाता है तो कोई अन्य सदस्य खड़ा नहीं रह सकता है। यदि स्पीकर किसी सदस्य का नाम लेकर उसकी अनुशासनहीनता के प्रति सदन का ध्यान आकर्षित करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। नियमों की व्याख्या करना। अध्यक्ष वाद विवाद तथा सुव्यवस्था के नियमों की व्याख्या करता है तथा उन्हें लागू करता है। और पांचवा है वित्त विधेयक को प्रमाणीकृत करने का अधिकार। तो लोक सदन के स्पीकर को यह अधिकार है कि वह ही यह निर्णय दे कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है। दूसरे शब्दों में स्पीकर को वित्त विधेयक को प्रमाणीकृत करने का अधिकार होता है। और छठा पॉइंट है निर्णायक मत देने का अधिकार। यदि किसी प्रस्ताव पर पक्ष व विपक्ष के मत बराबर होते हैं तो स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। साधारणतः स्पीकर इस अधिकार का प्रयोग नहीं करता और उसकी चेष्टा यह रहती है कि संबंधित प्रस्ताव पर सदन और अधिक समय लेकर स्वयं निर्णय करे। सातवां है समितियों के संबंध में शक्तियां। कौन सा विधेयक किस समिति के पास विचारार्थ भेजा जाए इसका निर्णय स्पीकर ही करता है। सदन के अधिशासन का कार्य। लोक सदन से संबंधित मामलों का कार्य स्पीकर द्वारा संपन्न होता है। वह विभिन्न विषयों पर आदेश और समादेश जारी करता है, जैसे लोक सदन में कोई स्थान रिक्त हो जाने पर निर्वाचन की आज्ञप्ति निकालना, किसी सदस्य द्वारा अपराध किए जाने पर उसकी गिरफ्तारी और गवाहों के संबंध में समादेश निकालना। सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा। लोक सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा स्पीकर द्वारा की जाती है। लोक सदन का मुख्य प्रवक्ता। लोक सदन के सदस्य स्पीकर के माध्यम से ही सम्राट के पास प्रतिवेदन भेजते हैं और वही शिष्टमंडल का नेतृत्व करता है। अधीक्षण की शक्ति। कॉमन सभा का एक सचिवालय होता है जिसका अधीक्षण स्पीकर करता है। इस स्थिति में स्पीकर क्लर्क, लेखकगण, पुस्तकालय अध्यक्ष आदि के कार्यों का निरीक्षण करता है। सीमा आयोगों का चेयरमैन। जनसंख्या की वृद्धि के कारण जब कभी कॉमन सभा के स्थानों के पुनः वितरण की आवश्यकता होती है तो इस उद्देश्य से सीमा आयोगों का गठन किया जाता है। तो स्पीकर चारों प्रकार के सीमा आयोगों की अध्यक्षता करता है। अधिपत्र जारी करना। मृत्यु या त्यागपत्र के कारण जब कभी कॉमन सभा का कोई स्थान खाली रहता है तो स्पीकर उपचुनाव के लिए अधिपत्र जारी करता है। परीक्षकों की नियुक्ति। स्पीकर निजी विधेयकों की जांच के लिए परीक्षक नियुक्त करता है। और अंतिम कार्य शक्ति है कंगारू समापन का अधिकार। सदन के पास समय की कमी होने पर अध्यक्ष किसी विधेयक पर चल रही बहस को सीमित करता है। वह उस विधेयक के महत्वपूर्ण अंशों व सुझाए गए महत्वपूर्ण संशोधनों को विचारार्थ स्वीकार कर लेता है। अब हम कुछ छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी क्यों कहा जाता है? ब्रिटिश संसद विश्व का प्राचीनतम विधानमंडल है, इसीलिए इसे संसदों की जननी कहा जाता है। लॉर्ड सभा की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? इसके किन्हीं चार कार्यों का उल्लेख कीजिए। लॉर्ड सभा, देखिए लोक सदन और लॉर्ड सभा दो अलग अलग हैं। लोक सदन हमारे यहाँ की लोकसभा के पैरेलल है और लॉर्ड सभा हमारे यहाँ की राज्यसभा के पैरेलल है। तो लॉर्ड सभा के चार कार्य बताने हैं। तो लॉर्ड सभा की कोरम या गणपूर्ति के लिए 3 सदस्यों की आवश्यकता होती है और इनके कार्य हैं परामर्श संबंधी कार्य, विधायी कार्य, वित्तीय कार्य और न्यायिक कार्य। ब्रिटेन में साधारण विधेयक व धन विधेयक में अंतर क्यों किया जाता है? साधारण विधेयकों का संबंध आय या व्यय से नहीं होता, जबकि धन विधेयकों का संबंध करारोपण, सरकार द्वारा ऋण लेने आदि से होता है, अतः इनमें अंतर किया जाता है। ब्रिटिश लॉर्ड सभा के किन्हीं 4 प्रकार के सदस्यों का उल्लेख कीजिए। तो एक तो होता है आध्यात्मिक लॉर्ड, एक वंशगत पीयर, एक आजीवन पीयर और एक लॉर्ड्स ऑफ अपील। 1949 के ब्रिटिश संसदीय अधिनियम से क्या तात्पर्य है?
तो 1949 के ब्रिटिश संसदीय अधिनियम के अनुसार लॉर्ड सभा साधारण विधेयक को केवल 1 वर्ष के लिए ही रोक सकती है। ब्रिटेन में लोक सदन के स्पीकर के संबंध में प्रमुख परंपरा क्या है? तो ब्रिटेन में लोक सदन के स्पीकर को तब तक बार बार निर्वाचित कर दिया जाता है जब तक कि वह उस पद पर बने रहना चाहता है और निर्वाचन क्षेत्र उसे निर्वाचित कर देता है। ब्रिटेन के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय का नाम लिखिए। तो वो लॉर्ड सभा है, सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय। इंग्लैंड में कॉमन सभा के सदस्यों की वर्तमान में संख्या 646 है और ब्रिटेन में लॉर्ड सभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में 707 है, 707। ब्रिटेन में मताधिकार से किन लोगों को वंचित रखा गया है? तो केवल विदेशियों को, अल्पसंख्यकों, पादरियों, देशद्रोहियों, कानूनी अपराधियों तथा लॉर्ड्स सभा के सदस्यों को वंचित रखा गया है। कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इससे पहले भी किसी कारण से उसे भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री कहे तो। ब्रिटिश संसद का अधिवेशन वर्ष में कितनी बार और कब बुलाया जाता है? तो यह ब्रिटिश संसद का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 1 बार प्राय अक्टूबर या नवंबर में अवश्य बुलाया जाता है। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ब्रिटिश सम्राट। ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। कॉमन सभा का अधिवेशन प्राय कितने दिन तक चलता है? तो ये 160 दिन तक चलता है। कॉमन सभा का प्रमुख पदाधिकारी कौन होता है? तो वो अध्यक्ष या स्पीकर होता है। सदन के प्रथम अधिवेशन में ही सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जो सामान्यतः बहुमत दल का व्यक्ति होता है। ब्रिटेन में कानून निर्माण का कार्य कौन करता है? तो सम्राट, लॉर्ड्स सभा और कॉमन सभा। धन संबंधी विधेयक प्रतिवर्ष कब, किसके द्वारा और किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष फरवरी के महीने में वित्त मंत्री द्वारा और केवल लोक सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है। किस अधिनियम ने वित्त विधेयक के संबंध में लॉर्ड्स सभा के अधिकार काफी कम कर दिए हैं? तो 1911 के अधिनियम ने। ग्लोटीन से क्या अभिप्राय है? तो विभागीय वाद विवाद को समाप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे ग्लोटीन कहा जाता है, ग्लोटीन। इस तरह से ये हमारे छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की किन्हीं 2 शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो पहली तो है मंत्रिमंडल का निर्माण और उसका संचालन करना, दूसरी है लोक सदन का नेतृत्व करना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद को कानूनी मान्यता किस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई? तो 1937 के राजमुकुट के मंत्री अधिनियम के द्वारा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद की कोई 2 योग्यताएं बताइए। तो एक तो है वो लोक सदन का सदस्य होना चाहिए, दूसरा लोक सदन के बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। क्राउन राष्ट्र के वैधानिक मानव का मुख्य प्रस्तर है, टिप्पणी कीजिए। तो क्राउन या राजमुकुट के पास बहुत अधिक शक्तियां हैं, उसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका आदि क्षेत्र में पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। ब्रिटिश संविधान के अनुसार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो संविधान के अनुसार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का केंद्र बिंदु है, वह उसके निर्माण, उसके जीवन और उसके अंत में केंद्रीय स्थिति रखता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लास्की का है, लास्की। इंग्लैंड का वित्त विभाग किसके पास होता है? तो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर के पास होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति को व्यक्त करने वाले किन्हीं 2 कथनों या संज्ञाओं को लिखिए। तो एक तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल की स्थिति को, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल की स्थिति के बारे में कहा गया है कि यह एक लघु व्यवस्थापिका है। तो ये कार्टर, रेने और हर्ज, इन तीनों ने कहा। और यह राज्य के जहाज का परिचालन यंत्र है, ये मुनरो ने कहा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के बारे में। ब्रिटेन में कैबिनेट की तानाशाही पर पाए जाने वाले किन्हीं 2 नियंत्रणों को लिखिए। तो एक तो सदन की प्रथाएं, दूसरा संसदीय नियंत्रण तथा जनमत का भय। उसके अलावा है इंग्लैंड की सरकार सिद्धांत में निरंकुश राजतंत्र, स्वरूप में सीमित संवैधानिक तंत्र तथा व्यवहार में प्रजातांत्रिक गणराज्य है। यह कथन किसका है? तो ओग का कथन है ये। ओग कोई राइटर हुए हैं, ब्रिटिश राइटर, उन्होंने अपनी पुस्तक इंग्लिश गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स में ये कहा है, ये लिखा है। और राजमुकुट की शक्तियों का स्रोत क्या है? तो राजमुकुट की शक्तियों का मुख्य स्रोत राजकीय विशेषाधिकार तथा संसदीय अधिनियम है। ब्रिटेन को मुकुटधारी गणराज्य क्यों कहा जाता है? यद्यपि ब्रिटेन में आनुवंशिक राजपद मौजूद है, किंतु वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है, इसलिए कहा जाता है। ब्रिटिश राजा के 3 प्रमुख एवं स्थायी अधिकार या कार्य कौन कौन से हैं? तो पहला है सलाह देने का अधिकार, दूसरा है प्रोत्साहन देने का अधिकार और तीसरा है चेतावनी देने का अधिकार।
राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक उपभोग कौन करता है? तो ब्रिटेन में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल है जो राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक उपभोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।